Hi guys, in today's video we will discuss GATE 2025 Civil Engineering important questions. तो जो भी रिसेंटली 2025 में फरवरी को गेट सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। वहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो लेके आए हैं। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके इरेलीवेंट है, ठीक है ना। एज फार एज द JKSSB सिविल एग्जाम इज कंसर्न, तो उसके हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे इरेलीवेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को छोड़ के दूसरे इस तरीके के क्वेश्चन है कि जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा लेंथी है, जो मतलब JEE एग्ज़ाम के लिए जो है इस लेवल के जो है वो बिल्कुल इसके लिए जो क्वेश्चंस जो है वो नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन जो है, तो इन वन वीडियो हम कवर करेंगे ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, जो भी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फ्लैश एंड ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कैन बी यूज्ड एज मिनरल एडमिक्सचर्स इन कॉन्क्रीट। दिस इज़ वेरी ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता है फ्लाई ऐश और जो ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है, जिसको हम सिलिका फ्यूम कहते हैं, तो ये दोनों आपके मिनरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। दे आर मिनरल प्रोडक्ट्स एंड यूज्ड एज एडमिक्सचर, सो देयरफॉर दे आर यूज्ड एज मिनरल एडमिक्सचर्स। दोनों आपका हो गया करेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। स्टेटमेंट क्यों क्या बोल रही है, एज पर IS 456/2000 द मिनिमम मॉइस्चर क्योरिंग पीरियड बिकम्स हायर व्हेन ए मिनरल एडमिक्सचर इज एडेड टू कॉन्क्रीट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब हम मिनरल एडमिक्सचर को ऐड करते हैं कॉन्क्रीट में, तो वो रेट ऑफ हाइड्रेशन को डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। इट डिक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन मिनरल एडमिक्सचर स्लाइटली। सो जिससे क्या होता है कि क्योरिंग टाइम ऑफ कंक्रीट जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाता है। OPC जो कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, उसके लिए 7 to 10 days होता है क्योरिंग पीरियड। वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम विद मिनरल एडमिक्सचर जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हैं, इसके साथ एडमिक्सचर यूज़ करते हैं, तो फिर इसका मिनिमम क्योरिंग टाइम जो है वो 10 days हो जाएगा, ठीक है। वो आपका बढ़ता है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मे बी प्रेडिक्टेड इन द फ्यूचर एग्जाम, ठीक है। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। द मोस्ट suitable टेस्ट फॉर मेजरिंग द permeability ऑफ अ clay soil इन द लेबोरेटरी इज। तो हमें पता है कि जो क्लेई सॉइल के लिए मोस्ट सुटेबल टेस्ट होता है फॉर मेजरिंग परमेबिलिटी, दैट इज फॉलिंग हेड टेस्ट, ऑप्शन डी, फॉलिंग हेड टेस्ट। बिकॉज क्ले जो होती है हमारे पास, दैट इज ए फाइन ग्रेन सॉइल। अगर हम कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करेंगे तो उसके लिए कॉन्स्टेंट हेड टेस्ट जो है वो सुटेबल रहता है। और जो पंपिंग आउट टेस्ट है वो एक फील्ड मेथड है, ठीक है। दैट्स अ टाइप ऑफ फील्ड मेथड फॉर मेजरिंग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। और जो ये दोनों होते हैं, कांस्टेंट हेड टेस्ट एंड फॉलिंग हेड टेस्ट, ये आपके दोनों लैब टेस्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें भी कोर्स फाइन ग्रेन सॉइल जैसे कि क्ले सॉइल है, उसके लिए फॉलिंग हेड टेस्ट आपका सुटेबल रहेगा। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। A hydraulic jump occurs in an open channel when the slope of the channel changes from। तो हाइड्रोलिक जंप कब अकर होता है, जब चैनल का स्लोप जो है वो स्टीप स्लोप टू माइल्ड स्लोप चेंज होता है, ठीक है ना। जब ये स्टीप से माइल्ड में चेंज होता है तो तभी हाइड्रोलिक जंप जो है वो फॉर्म होता है। क्योंकि हाइड्रोलिक जंप हमें पता है कि हाइड्रोलिक जंप कब फॉर्म होता है, चेंज फ्रॉम, जब सुपर क्रिटिकल डेप्थ चेंज होती है टू द सब क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है ना। फ्रॉम सुपर क्रिटिकल डेप्थ टू सब क्रिटिकल डेप्थ। तो सुपर क्रिटिकल डेप्थ से सब क्रिटिकल डेप्थ में जब हाँ चेंज होती है तो उससे हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है। और सुपर क्रिटिकल डेप्थ जो है आपकी स्टीप स्लोप में पॉसिबल होती है, और सब क्रिटिकल डेप्थ जो है वो आपकी माइल्ड स्लोप में पॉसिबल हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, स्टीप स्लोप टू माइल्ड स्लोप। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। द बैक्टीरिया मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर crown corrosion in a sewer is। the bacteria mainly responsible for crown corrosion in a sewer is। तो ये आपका होता है कौन सा, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया।
तो ये वो मेन बैक्टीरिया होता है जो आपका रेस्पॉन्सिबल है क्राउन करोजन ऑफ द सिवर, क्योंकि सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना। जो कि सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है वो आपका क्या फॉर्म करता है सिवर में, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिससे करोजन होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है फिर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो फिर क्राउन करोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सिवर के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, द रिकमेंडेड मिनिमम ट्रैफिक ग्रोथ रेट एंड डिजाइन पीरियड कंसिडर्ड फॉर structural design of flexible payments for national highways in India as per IRC 2018 is dash percentage and dash years respectively. तो recommended minimum traffic growth and design period as per IRC 37 2018, तो जो मिनिमम ट्रैफिक ग्रोथ होता है वो होता है आपका 5%, ठीक है ना, दैट इज़ 5%। एंड जो मिनिमम डिज़ाइन पीरियड है एज पर IRC 37 2018, मिनिमम डिज़ाइन पीरियड इज़ 20 ईयर्स, ठीक है ना। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 5, 20। The point where the road alignment changes from a tangent to a curve is known as, so the point where road alignment from a tangent to a curve, ठीक है ना, changes from a tangent to a curve, आप इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कर्व, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कर्व। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज पॉइंट ऑफ कर्व। यहाँ पे रोड अलाइनमेंट जो है वो टेंजेंट से कर्व में चेंज हो रही है, ठीक है, फ्रॉम टेंजेंट टू कर्व, दिस इज पॉइंट ऑफ कर्व। एंड व्हेन इट विल अगेन चेंज फ्रॉम कर्व टू टेंजेंट, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस पॉइंट पे ये टेंजेंट से अगेन, सॉरी, कर्व से अगेन टेंजेंट में चेंज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। एंड वायर द स्ट्रेट पाथ इज चेंजिंग फ्रॉम या चेंजिंग टुवर्ड्स कर्व, इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कर्व, ठीक है, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कर्व। इजी क्वेश्चन है। नाउ अनदर क्वेश्चन, कंसिडर द वेलोसिटी वेक्टर in XYZ coordinates given below. Pick one or more correct statements from the choices given below. V is equal to ux plus vy, ux plus vy. Now z component of curl of velocity delnator cross velocity vector, कह रहा है पहले ऑप्शन में कह रहा है कि जो डेलनेटर क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर है हमारा, दैट इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड इनटू जेड वेक्टर। बी ऑप्शन में बोल रहा है जेड कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ वेलोसिटी डेलनेटर इनटू वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल वाई इनटू इनटू जेड वेक्टर। एंड ऑप्शन सी और डी में डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी को ये यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी कह रहा है कि डेल डेल डॉट वेलोसिटी वेक्टर डेलिनेटर डॉट वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई। एंड डाइवर्जन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, यानी डेलिनेटर डॉट वेलोसिटी वेक्टर इज डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई। Now what is the difference here? So हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू यू एक्स कैप प्लस वी वाई कैप, दैट इज यू आई कैप प्लस वी जे कैप, ठीक है ना। सो नाउ velocity vector is equal to delta v1 upon delta x plus delta u by delta y, and delta u upon delta x plus delta v upon delta y is equal to delta कर्ल v। यहाँ से हम जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कर्ल v जो है फाइनली यहाँ से आंसर मिल जाएगा कि जो z कंपोनेंट ऑफ कर्ल v होगा दैट विल बी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड इंटू के कैप है ना। सो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दिस इज द
कर्ल, है ना, z कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ वेलोसिटी। एंड ऑप्शन सी डाइवर्जेंस ऑफ द वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या होगी, ये होगी, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि जो ऑप्शन सी एंड डी है उनमें कोई फ़र्क है, दे आर सिमिलर ऑप्शंस, ठीक है ना। वैसे भी ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ऐसा मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन जेई में एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में, if the characteristic strength is defined as that value below which not more than 50% results are expected to fall, the target mean strength in mixed design will be taken same as the characteristic strength irrespective of the degree of quality control expected at the site. तो क्या कह रहा है ऑप्शन ए में कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है हम डिफाइन करते हैं, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करते हैं दैट वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन 95% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। लेकिन यहाँ पे इसने 50% गिवन दिया है, ठीक है। 50% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, द टारगेट मीन स्ट्रेंथ इन द डिज़ाइन मिक्स विल बी टेकन सेम। कह रहा है कि टारगेट मिक्स इस कंडीशन में हम अगर हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को इसकी वैल्यू को रखते हैं बिलो विच नॉट मोर देन 50% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, सो देन जो जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ होगी इस डिज़ाइन मिक्स की वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की के बराबर होगी, उस सेम एज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेक्टेड एट द साइट। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि जो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, ठीक है ना, टारगेट मीन स्ट्रेंथ की, एफ एम के, अगर मैं एफ एम के से टारगेट मीन स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा हूँ तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज गिवन बाय 1.65 टाइम्स सिग्मा प्लस एफ सी के, ठीक है, 1.65 टाइम्स सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, 1.65 is the factor applied for, but it is this factor is applied for when the value below which not more than 95% results are expected to fall। उसके लिए 1.65 हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, ये फैक्टर लेते हैं, और सिग्मा हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन होती है जो कि अलग अलग ग्रेड्स के लिए जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। एंड एफ सी के इज़ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब ये कह रहा है कि अगर हम 50% रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल अगर हम लेते हैं यहाँ पे टारगेट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, तो जो ये टारगेट स्ट्रेंथ है ये आपकी इक्वल हो जाएगी एफ एम के विल बी इक्वल टू एफ सी के, ठीक है। तो ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पे हमने फैक्टर जो कंसिडर किया है वो है 95% रिजल्ट्स के लिए, ठीक है ना। जब हम 50% रिजल्ट्स के लिए फैक्टर कंसिडर करते हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं ज़ीरो निकल के आता है, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्राफ होता है इसका इस तरह से, दिस इज बेसिकली द टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ठीक है ना। टारगेट मीन स्ट्रेंथ यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए जो है हम वैल्यू जो है लेते हैं कि यहाँ से बेसिकली यहाँ से ये कितना डिवेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 50% कंसिडर करते हैं तो 50% इज जो है एग्जैक्टली यहाँ पे 50% हम यहाँ पे लेते हैं इस लाइन पे मिडल, ठीक है, मिडल ऑफ द कर्व, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बिल्कुल मिडल पे जो है 50% लेते हैं, तो यहाँ पे आपका फैक्टर ये टर्म जो है आपकी ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो है वो एफ सी के यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगी इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है ना। सो दैट इज़ वाई द स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई आपकी। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि 10% फाइनेंस वैल्यू इज़ अ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी, 10% फाइनेंस वैल्यू इज़ अ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। तो इसका कोई मतलब नहीं है, 10% फाइनेंस वैल्यू एक नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी तो नहीं हो सकती, क्योंकि चाहे हम 10% फाइनेंस वैल्यू लेंगे लेकिन वी आर एक्सप्रेसिंग इन परसेंटेज, ठीक है ना, तो दैट इज इट कैन नॉट बी अ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। ऑप्शन सी, द सिट्रस स्ट्रेन कर्व ऑफ कॉन्क्रीट फॉर 1 day ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग इज एसोसिएटेड
is associated with a smaller secant modulus of elasticity compared to the stress strain curve of the same concrete for 10 minutes duration of loading. तो अब कहना क्या चाहता है ये पार्ट सी में क्या कह रहा है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है कंक्रीट का जो निकल के आता है 1 डे ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग के लिए, ठीक है, यानी इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग, दैट इज 1 डे ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है कंक्रीट के लिए, वो एसोसिएट करता है विद अ स्मॉलर सीकेंट मॉडुलस, यानी उसके साथ जो सीकेंट मॉडुलस एसोसिएटेड होता है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लेते हैं दूसरे कॉन्क्रीट सैंपल का जिसकी लोडिंग ड्यूरेशन जो होगी वो 10 मिनट्स होगी, यानी इस वाली सैंपल से उसकी लोडिंग ड्यूरेशन अगर हम कम करते हैं तो इसका मतलब है जिसकी लोडिंग ड्यूरेशन ज़्यादा है, ये बेसिकली यही कहना चाहता है कि अगर लोडिंग ड्यूरेशन ज़्यादा होगी तो उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो सीकेंट मॉडुलस है वो स्मॉलर निकल के आएगा, ठीक है, जिसकी लोडिंग ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ आल्सो ट्रू, ठीक है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है कि लोडिंग ड्यूरेशन अगर ज़्यादा है तो जिस कॉन्क्रीट सैंपल की लोडिंग ड्यूरेशन ज़्यादा होगी उसका सीकेंट मॉडुलस जो है वो स्मॉलर आएगा, ठीक है। द इंक्रीज ऑफ कार्बन content in steel usually leads to an increase in its 0.2% proof stress। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो इंक्रीज ऑफ कार्बन स्टील में हम जितना कार्बन की वैल्यू उसकी कंटेंट जो है इंक्रीज होगी स्टील में, उतना जो है उसका प्रूफ स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है ना, जो कि उसका 0.2% प्रूफ स्ट्रेस होता है, यानी जो उसकी यील्ड स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे बेसिकली उसका यील्ड स्ट्रेस जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली स्टील जो है वो हार्डर बनता जाता है, ठीक है ना, उतना स्ट्रॉन्गर भी हो जाता है लेकिन डक्टिलिटी जो है उसकी कम होती है, ठीक है। सो ऑप्शन ए, सी एंड डी, सो तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पे आपके करेक्ट है, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन बी जो है वो सिर्फ इनकरेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। Now moving to the another question, which of the following statements are incorrect। यहाँ पे आपको incorrect statements बतानी है। पहली statement है as the depth of the groundwater table from the ground surface increases, the effective stress in the soil decreases। As the depth of the groundwater table from the ground surface increases, the effective stress in the soil decreases। तो जैसे ही ग्राउंड वाटर टेबल की डेप्थ इंक्रीज करेगी फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस तो उससे इफेक्टिव स्ट्रेस जो है क्या, नो, तो उससे इफेक्टिव स्ट्रेस जो है बेसिकली इंक्रीज होगा, ठीक है। सो ऑप्शन सॉरी, तो हाँ जी, यहाँ पे उससे इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो बेसिकली इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो पहली स्टेटमेंट जो ए है वो आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है, दैट इज इनकरेक्ट। सो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ सॉरी जैसे ही ग्राउंड वाटर टेबल की डेप्थ जितनी बढ़ती है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, यानी उसका मतलब है कि ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो उतना ही लोअर है, जितना ग्राउंड वाटर टेबल लोअर होगा फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस उतना ही इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होगा, बिकॉज इफेक्टिव स्ट्रेस जो है इफेक्टिव स्ट्रेस इज लेस पोर प्रेशर, ठीक है ना, पोर प्रेशर उसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो जितना ग्राउंड वाटर टेबल लोअर होगा उतना पोर प्रेशर वहाँ पे कम होगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो हमारा ए तो इसमें आ जाएगा, इनकरेक्ट हमें चूज़ करना है। बल्किंग ऑफ द मॉइस्ट सैंड इज ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन इन द सैंड। अब ये तो ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि बल्किंग ऑफ सैंड होती है वो बेसिकली कैपिलरी एक्शन की वजह से ही होती है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारा आंसर ये नहीं हो जाएगा, हमें इनकरेक्ट लेना है। ऑप्शन सी में कह रहा है द इफेक्टिव स्ट्रेस इन अ लिक्विफाइड सॉइल इज ऑलमोस्ट जीरो। इफेक्टिव स्ट्रेस इन अ लिक्विफाइड सॉइल इज ऑलमोस्ट जीरो, दिस इज आल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि जो लिक्विफाइड सॉइल होती है यानी इट्स टॉकिंग बेसिकली अबाउट द क्विक सॉइल, ठीक है ना, जिसमें इफेक्टिव स्ट्रेस वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, नील हो जाता है, जिसकी वजह से इफेक्ट शेयर स्ट्रेंथ उसकी जो है वो नील हो जाती है, ठीक है, नील तो नहीं हो जाती, बहुत कम हो जाती है। सो
क्योंकि उसमें अपवर्ड फ्लो होता है, ठीक है ना। लिक्विफैक्शन में क्या होता है, अपवर्ड फ्लो ऑफ द वाटर इन द सॉइल हो जाता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस बिल्कुल जो है वो जीरो हो जाता है। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमें कंसिडर नहीं कर सकते। द अर्थ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द सॉइल अंडर ऑल कंडीशंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। कह रहा है अर्थ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द सॉइल अंडर ऑल कंडीशंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका, ये भी एक गलत स्टेटमेंट, तो इसलिए हमारा ये आंसर भी हो जाएगा। तो इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है वो आपका ए है एंड डी है। ए एंड डी आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन है पिक वन और मोर करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो in the context of the upstream and downstream cutoffs provided below the concrete apron of weirs barrages constructed across alluvial rivers। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स कंसिडर करनी होगी किसके रिगार्ड में, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कटऑफ्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वियर्स में प्रोवाइड करते हैं या बराजेस में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, कॉन्क्रीट एप्रॉन के बिलो। सो ऑप्शन ए में कह रहा है कि कट ऑफ्स आर प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लो ओवर द वियर और ब्राज। सो नो, कट ऑफ्स जो है वो फ्लो रेट को इंक्रीज करने के लिए हम प्रोवाइड नहीं करते, तो गलत स्टेटमेंट है। कट ऑफ्स आर प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द सीपेज लेंथ एंड प्रिवेंट फेलियर ड्यू टू पाइपिंग, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना। द बॉटम लेवल ऑफ कट ऑफ्स मेनली डिपेंड्स ऑन द सिक्योर डेप्थ, द बॉटम लेवल ऑफ कट ऑफ्स मेनली डिपेंड्स ऑन द सिक्योर डेप्थ, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। उनकी बॉटम लैंग्वेज जो है वो सिक्योर डेप्थ पे डिपेंड करती है। कट ऑफ्स आर प्रोवाइडेड टू एंश्योर ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोलिक जंप विद इन द सिल्टिंग बेसिन, टू एंश्योर द हाइड्रोलिक जंप विद इन द सिल्टिंग बेसिन, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपका बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रेनेज डेंसिटी ऑन द रन ऑफ जनरेशन and the hydrograph at the catchment outlet, all other factors remaining the same, pick one or more correct statements from the given choices below। correct statements यहाँ पे भी हमें कंसिडर करनी है ड्रेनेज डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ ड्रेनेज डेंसिटी ऑन द रन ऑफ जनरेशन एंड द हाइड्रोग्राफ एट द कैचमेंट आउटलेट। इसमें तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, लोअर ड्रेनेज डेंसिटी रिजल्ट्स इन हायर पीक इन फ्लड हाइड्रोग्राफ, lower drainage density results in higher peak in flood hydrograph compared to that when the drainage density is higher. So this is not the correct statement. Option B, lower drainage density results in lower peak in flood hydrograph compared to that when the drainage density is higher, this is the true statement. Lower drainage density results in a flood hydrograph with a longer time base compared to that when the drainage density is higher, this is also true. Lower drainage density results in a flood hydrograph with a shorter time base compared to that when the drainage density is higher, this is not true, ठीक है। So option B and C will be the correct choices, क्योंकि क्या होता है कि जो लोअर ड्रेनेज डेंसिटी होती है उससे हमें क्या मिलता है, लोअर पीक मिलता है। जो हम फ्लड हाइड्रोग्राफ जो हमें ऑब्टेन होता है उसमें पीक जो है वो कम आता है, ठीक है ना, ड्यू टू द लोअर ड्रेनेज डेंसिटी एज कम्पेयर टू अगर हम बात करेंगे हायर ड्रेनेज डेंसिटी, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोअर ड्रेनेज डेंसिटी होती है उससे फ्लड हाइड्रोग्राफ में क्या आता है, एक लॉन्गर बेस टाइम होता है, ठीक है। लोअर ड्रेनेज डेंसिटी की वजह से बेस टाइम जो है हाइड्रोग्राफ का वो लॉन्गर होता है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे एज कम्पेयर टू जो ड्रेनेज डेंसिटी हायर होती है, ठीक है ना। सो ये दो स्टेटमेंट्स में करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप फिगर में देख भी सकते हैं, दिस इज फॉर हाई ड्रेनेज डेंसिटी, ठीक है। ये आपका हाई ड्रेनेज डेंसिटी के लिए होता है। यहाँ पे आप देखते हैं इसमें हाई ड्रेनेज डेंसिटी के लिए हमारा पीक जो है ऑफ द हाइड्रोग्राफ, ये आपका हाइड्रोग्राफ है, तो पीक ऑफ हाइड्रोग्राफ जो है वो बहुत हायर आता है, ठीक है ना, हाई ड्रेनेज डेंसिटी के। और दूसरी तरफ फॉर लो ड्रेनेज डेंसिटी आपका पीक जो है वो लोअर आता है, ठीक है। और इसी में अगर आप देखोगे कि जो ये बेस पीरियड है, ठीक है, टाइम बेस जो है वो आपका लोअर ड्रेनेज डेंसिटी के लिए ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू हायर ड्रेनेज डेंसिटी, ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज
आइडेंटिफाई द ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजीज नॉट रिकमेंडेड फॉर हाईली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट। तो कौन सी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी जो है वो हाईली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट के लिए रिकमेंड नहीं की जाती है? बायोहाइड्रोजिनेशन, एनारोबिक डाइजेशन, कंपोस्टिंग और ओपन डंपिंग। सो ऑप्शन इज डी, ओपन डंपिंग। सीधी सी बात है, ओपन डंपिंग जो है हम एक हाईली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है, रिकमेंड नहीं करेंगे। क्योंकि जो हाईली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा उसके लिए जो है हम कंपोस्टिंग या एनारबिक डाइजेशन प्रेफर करते हैं, कंपोस्टिंग प्रेफर करते हैं, ताकि हम जो है मैन्योर वगैरह जो है इससे ऑब्टेन कर सके। बायोहाइड्रोजिनेशन जो है, शायद बायोहाइड्रोजिनेशन जो है ये भी कभी कभार हम हाईली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए जो है रिकमेंड नहीं करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, ठीक है ना, ओपन डंपिंग। दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Now moving to the another question, which of the following statements is are incorrect? Bitumen having lower softening point is preferred in warm climate regions. No, this is आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, पहला ही इनकरेक्ट हो गया। तो पहला ही जो है आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं हम इसमें कोई और भी तो नहीं है, क्योंकि बिटमन जो है जिसका लोअर सॉफ्टनिंग पॉइंट होगा वो हम कहाँ पे, वो हम कोल्ड रीजन्स में यूज़ करेंगे। लोअर सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है वो वार्म क्लाइमेट रीजन्स में यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जल्दी वहाँ पे पिघल जाएगा। द विस्कोसिटी ऑफ बिटमन इन्फ्लुएंसेस द मिक्सिंग एंड कंपैक्शन ऑफ बिटमनस मिक्स। विस्कोसिटी ऑफ बिटमन इन्फ्लुएंस द मिक्सिंग एंड कंपैक्शन, बिल्कुल सही बात है। द एयर वॉइड्स इन द रेंज ऑफ 3% to 5% आर रिक्वायर्ड टू अराइव एट द ऑप्टिमम bitumen content. This is also true. The purity of bitumen can be determined using solubility test. This is true and it should be remembered कि जो purity of bitumen है वो हम determine कर सकते हैं using the solubility test. ठीक है, solubility test itself says that it is associated with the purity. So here the only option which is incorrect is option A. ठीक है. Now moving to the another question. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी ये अभी गेट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है दिस इज़ मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड इन द नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में, फ्यूचर एग्जाम में, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन है, आरसीसी का क्वेश्चन है बेसिकली, और ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन बनता है जहाँ से आपका हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में बताए हैं कि वो एरियाज़ मैंने बताए हैं आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, कि जिन एरियाज से आप या जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एज फार एज द JKSB जेई सिविल एग्जाम इज़ कंसर्न। तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये भी उन टॉपिक्स में से एक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आता है यहाँ से ज़्यादातर, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है तो वो भी थोड़ा सा डीप आएगा यहाँ से, लेकिन अक्सर जो है न्यूमेरिकल टाइप आते हैं। और इस टॉपिक से पिछली बार जो है वो क्वेश्चन आया है, अगर आप पिछला पेपर या उससे भी पहले पेपर्स आप उठा के देख लो तो उसमें यहाँ से बिल्कुल एक क्वेश्चन आया, और पिछली बार जो है वो बिल्कुल न्यूमेरिकल ही आया था, इसी टाइप का आया था। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट शेयर के बारे में ये क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना था। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। सो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की कि ये एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ reinforced concrete rectangular beam with a width of 250 mm and an effective depth of 500 mm. विड्थ जो है हमारे पास दैट इज 250 mm, इफेक्टिव डेप्थ 500 mm गिवन है, और जो डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ है reinforced concrete beam वो है 0.3 मेगापास्कल, दैट इज 0.3 मेगापास्कल, ठीक है। सो डिज़ाइन शेयर इज आल्सो गिवन दैट इज VE which is 0.3 megapascal. Now the torsional moment capacity of the section in kilonewton meter, torsional moment capacity आपको कैलकुलेट करनी है इन किलोन्यूटन मीटर अंडर प्योर टॉर्शन, ठीक है, अंडर प्योर टॉर्शन, नो बेंडिंग, ओनली टॉर्शन, ठीक है। एज पर
IS 456 2000 इज डैश, ठीक है। तो यहाँ पे एज पर IS 456 हमें टॉर्शनल मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ द बीम जो है वो कैलकुलेट करनी है अंडर प्योर टॉर्शन इन किलोन्यूटन मीटर। सो हमारे पास जो इक्विवेलेंट शेयर की फॉर्मूला होती है दैट इज इक्विवेलेंट शेयर इज वी यू ई इज इक्वल टू वी यू प्लस वी यू इज द डिजाइन शेयर, ठीक है। दैट इज द डिजाइन शेयर प्लस 1.6 TU दैट इज द टॉर्क अपॉन बी इज द विड्थ, ठीक है। ये इसकी फॉर्मूला होती है जनरल। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले टाउ सी जो है दैट इज द डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ आपके पास गिवन है, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ आपके पास गिवन है, ठीक है ना, 0.3 मेगा पास्कल बेसिकली शेयर स्ट्रेस आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले हमें डिजाइन शेयर इक्विवेलेंट शेयर जो है वो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट शेयर की फॉर्मूला से यहाँ पे जो ये TU है यही हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। दिस इज द टॉर्शनल मोमेंट कैपेसिटी, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस गिवन है और जो विड्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ गिवन है, इनसे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट शेयर इज डायरेक्टली इक्वल टू, यहाँ पे इक्विवेलेंट शेयर क्या होता है हमारा, टाउ सी इंटू BD, ठीक है, यानी शेयर स्ट्रेस इंटू, बिकॉज हमें पता है कि जो शेयर स्ट्रेस है दैट इज शेयर फोर्स अपॉन, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली शेयर फोर्स अपॉन B इंटू D, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो यहाँ से हमारा जो शेयर है, इक्विवेलेंट शेयर जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी टाउ इंटू BD, टाउ मल्टीप्लाइड बाई BD। सो टाउ सी मल्टीप्लाइड बाई BD जब हम करेंगे, टाउ सी इज गिवन 0.3 मेगा पास्कल मल्टीप्लाइड बाई B इंटू, अब यहाँ पे D जो है इफेक्टिव डेप्थ दैट इज 500। अब हम यहाँ पे डिवाइड बाई कर रहे हैं 1000, डिवाइड बाई 1000 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मेगा पास्कल को यहाँ पे किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्टिंग किलो न्यूटन टू मेगा पास्कल टू किलो न्यूटन। सो इसलिए हम डिवाइड बाई 1000 कर रहे हैं यहाँ पे, हमें क्योंकि हमें किलो न्यूटन मीटर में आंसर जो है वो निकालना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट शेयर निकल के आएगा 37.5 किलो न्यूटन। नाउ हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट शेयर की, VU प्लस 1.6 TU अपॉन B, VU जो होता है दैट इज डिजाइन शेयर। सो यहाँ से हमें टॉर्शनल मोमेंट कैपेसिटी जो है वो निकल के आएगी 37.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.25। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 37.5 जो है वो हमारा इक्विवेलेंट शेयर है, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाइड बाई 0.25। 0.25 क्या है, दैट इज द विड्थ, ठीक है, वो हमारी विड्थ है, हमने यहाँ पे मीटर में उसको कन्वर्ट किया है, ठीक है, वो mm में दे रखी थी, क्योंकि आंसर जो है वो किलो न्यूटन मीटर में हमें चाहिए, इसलिए उसको मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाई 1.6। 1.6 इज व्हाट, 1.6 जो है वो फार्मूला का है, ठीक है ना, दैट इज फार्मूला का 1.6। एंड यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमें डिज़ाइन टॉर्शनल मोमेंट कैपेसिटी हमें निकल के आएगी दैट इज़ 5.86 किलो न्यूटन, ठीक है, 5.86 किलो न्यूटन मीटर, बेसिकली यहाँ पे लिखना था इसको 5.86 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे जो यहाँ पे डिज़ाइन शेयर है ना VU, ये वाला, इसको हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कैलकुलेशन में हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये यहाँ पे प्योर टॉर्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना, प्योर टॉर्शन। जब प्योर टॉर्शन होगा तो तब ना शेयर स्ट्रेस होगा, ठीक, सॉरी, ना वहाँ पे डिज़ाइन शेयर होगा, ना वहाँ पे मोमेंट बेंडिंग मोमेंट होगा। सो शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट जो है ये दोनों आपके ज़ीरो हो जाएंगे। सो इसलिए यहाँ पे डिज़ाइन शेयर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे इसने पहले ही नहीं दे के रखी। तो इक्विवेलेंट शेयर की फॉर्मूला से हम कैलकुलेट जब करेंगे, यहाँ पे हम VU की वैल्यू ज़ीरो लेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट में हमें जो टॉर्शनल मोमेंट कैपेसिटी निकल के आएगी दैट इज 5.86 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, 5.86 किलो न्यूटन मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। फ्रॉम ए फ्लो नेट डायग्राम ड्रॉन अंडर ए कंक्रीट डैम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड। तो फ्लो नेट डायग्राम से हमें ऑब्टेन ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंसिडर करनी है। द हेड डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम इज 9 मीटर। तो हेड डिफरेंस जो है वो 9 मीटर है।
द टोटल नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स एन डी बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम इज 10, ठीक है। एन डी हमारे पास 10 है। लेंथ ऑफ द फील्ड नियरेस्ट टू द टो ऑफ द डैम इन द डाउनस्ट्रीम साइड इज 1 मीटर। इफ द सॉइल बिलो द डैम इज हैविंग a saturated unit weight of 21 kilonewton per meter cube and the unit weight of the water is 9.81 kilonewton per meter cube, then the factor of the safety against the quick condition using will be। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है अगेंस्ट क्विक कंडीशन, यानी अगेंस्ट पाइपिंग, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारे पास गिवन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है दैट इज क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अपॉन एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक है। दिस इज द रेशियो ऑफ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टू एग्जिट ग्रेडियंट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो यहाँ से हमारा एग्जिट ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन एल, चेंज इन हेड अपॉन एल। चेंज इन हेड इज एच बाई एन डी। एच जो इसने दिया था हेड ड्रॉप दैट इज 9 मीटर था वो, एंड नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो थे वो थे 10। सो एन 9/10 अपॉन लेंथ जो है वो 1 मीटर है, तो दैट इज 9/10 अपॉन 1, 0.9 हमारे पास एग्जिट ग्रेडियंट निकल के आएगा। सो नाउ क्रिटिकल ग्रेडियंट इज सबमर्ज्ड यूनिट वेट अपॉन सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, दैट विल बी यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो कि गिवन है माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। सो दैट इज 21 माइनस 9.81 अपॉन 9.81, दिस विल बी इक्वल टू 1.14, ठीक है। यह हमारा क्रिटिकल ग्रेडियंट यहाँ से निकल के आ गया। सो नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1.14 अपॉन एग्जिट ग्रेडियंट दैट इज 0.9 एंड द आंसर विल बी 1.27, ठीक है। 1.27 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। Now another important question from the soil mechanics. A 6 meter thick clay stratum has drainage at both its top and bottom surface due to the presence of sand strata. The time to complete 50% consolidation is 2 years. The coefficient of volume change MV is 1.51 multiplied by 10.3 meter square per kilonewton and unit weight of water is 9.81 kilonewton per meter cube. The coefficient of permeability in meter per year is। तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करना है। हमें एक फॉर्मूला पता होता है, यहाँ पे सिंपली हमें एक फॉर्मूला पता है, वो ये है कि जो टाइम फैक्टर है, टाइम फैक्टर हमें 50 कंसिडर करना, एट 50 ईयर्स कंसिडर करना होगा यहाँ पे। सो टाइम फैक्टर इज इक्वल टू सी वी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर एंड इज इक्वल टू के अपॉन एम वी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे हमने फिर से बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सी वी जो है हमारा बेसिकली इक्वल होता है, सी वी इज ऑल्सो इक्वल टू के अपॉन एम वी इंटू गामा डब्ल्यू, वेयर एम वी इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज एंड जो के है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। सो दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। सो सी वी हमारा इसके बराबर होता है, तो इसलिए हमने टाइम फैक्टर को लिखा है के अपॉन एम वी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। सो नाउ टाइम फैक्टर फॉर 50% जो है दैट विल बी π/4 इंटू 0.5 स्क्वायर, π/4 इंटू 0.5 स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम वी जो है यहाँ पे हमारे पास गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज यहाँ पे गिवन है 1.51 इंटू 10.3 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। सो इसलिए यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो पुट करेंगे और गामा डब्ल्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और इंटू टी जो है दैट इज द टाइम टू कंप्लीट द 50% कंसोलिडेशन जो कि 2 ईयर्स है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। 2 ईयर्स गिवन है, तो इसलिए हम करेंगे 2 अपॉन डी जो है दैट इज द ड्रेनेज, ठीक है, दैट इज ड्रेनेज पाथ। और यहाँ पे पहले ही बोल रहा है कि 6 मीटर थिक क्ले स्ट्रेटम है, तो इसका मतलब जो ड्रेनेज पाथ है वो 6 मीटर थिक है और इट हैज़ ड्रेनेज इट एट बोथ इट्स टॉप एंड बॉटम। टॉप पे भी ड्रेनेज है, बॉटम पे भी। तो जब टू वे ड्रेनेज है, तो टू वे ड्रेनेज के केस में जो हमारा डी होता है वो d/2 के बराबर होता है इन केस ऑफ टू वे ड्रेनेज। सो हियर यहाँ पे टू वे ड्रेनेज है, इसलिए ड्रेनेज जो हो जाएगी वो क्या होगी 6/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे लिखा है 6/2 का होल स्क्वायर। सो ऑन सॉल्विंग दिस होल वी गेट द के, हमें के ही तो फाइंड आउट करना है जो कि कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना है, दैट इज मीटर पर ईयर, वो आपके खुद ही यहाँ पे आ जाएगा। सो के विल बी फाइनली इक्वल टू 0.013 मीटर पर ईयर, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि लेंथी है, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से उतना भी लेंथी नहीं होगा अगर आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत बढ़िया है तो।
So now moving to the another question. Again, a very important question and easy question है basically. Consider steady flow of water in the series pipe system shown below with specified discharge. The diameters of the pipes A and B are 2 meter and 1 meter respectively. यहाँ पे given है पाइप ए और पाइप बी का डायमीटर्स जो है वो रेस्पेक्टली हमारे पास गिवन. इस पाइप का डायमीटर जो है वो 2 मीटर है और जो पाइप बी है उसका डायमीटर हमारे पास गिवन है दैट इज 1 मीटर. The lengths of pipes A and B are 100 meter and 200 meter respectively. Assume the Darcy-Weisbach friction coefficient F as 0.01 for both the pipes. The ratio of the head loss in pipe B to the head loss in pipe A is. हमें यहाँ पे क्या निकालना है? रेशो ऑफ हेड लॉस इन पाइप B अपॉन हेड लॉस इन पाइप A. तो इन दोनों का हमें हेड लॉस का रेशो जो है वो निकालना है B अपॉन A. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हेड लॉस का एक फॉर्मूला होता है हेजन पॉइसलेस इक्वेशन से. दैट इज हेड लॉस इन द पाइप इज गिवन बाय 8Q² अपॉन पाई स्क्वायर G इनटू FL अपॉन D टू द पावर 5. ठीक है. सो रेशो ऑफ हेड लॉस इन पाइप B टू पाइप A जब हम करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि H हेड लॉस इन पाइप B अपॉन हेड लॉस इन पाइप A हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ से फॉर्मूला से हमें मिलता है दिस विल बी इज इक्वल टू LB अपॉन DB टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय हेड लॉस इन B अपॉन हेड लॉस इन A विल बी इक्वल टू LB अपॉन DB टू द पावर 5. ठीक है. डिवाइडेड बाय LA अपॉन DA टू द पावर 5. सो जब हम यहाँ पे कैलकुलेट फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव अस LB अपॉन DB टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय DA टू द पावर 5 अपॉन LA. ठीक है. सो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली ये जो रेशो हो जाएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू DA अपॉन DB. ठीक है ना, यहाँ से DA अपॉन DB होल टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय LB अपॉन LA. ठीक है. तो इन दोनों के इक्वल हो जाएगा ये हेड लॉस. तो अब हमारे पास चीज़ें जो है वो गिवन है. डायमीटर ऑफ द पाइप ए जो है वो हमारे पास 2 है एंड पाइप बी का 1 है. तो 2/1 टू द पावर 5 इंटू लेंथ ऑफ द पाइप बी इज 200 एंड पाइप ए इज 100. सो 200/100. सो इट विल फाइनली गिव अस आंसर एज 64. ठीक है. सो जो इनका हेड लॉस का रेशो हो जाएगा वो 64 के बराबर हो जाएगा. सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. यहाँ से आप ये रिलेशन जो है वो विद इन नो टाइम जो है बना सकते हो और क्वेश्चन जो है वो सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. नॉट अ बिग डील बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ द हेड लॉस. नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम द सर्वेइंग. A surveyor measured the distance between 2 points on the plan drawn to a scale of 1 centimeter is equal to 40 meter and the result was 468 meter. Later it was discovered that the scale used was 1 centimeter is equal to 20 meter. The true distance between the points in meter is dash. तो दो पॉइंट्स के बीच में एक प्लान पे जो कि ड्रान है टू द स्केल कितनी है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर. तो उन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस निकल के आया 468 मीटर निकल के आया. लेकिन लेटर जो हमने डिस्कवर किया कि जो स्केल यूज़ की गई थी वो कौन सी यूज़ की गई थी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर. एक्चुअल में जो स्केल यूज़ करनी थी वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर थी. तो यहाँ पे हमने रॉन्ग स्केल यूज़ की है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर. नाउ ये डिस्टेंस जो ट्रू डिस्टेंस है 468 मीटर जो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आई वो ट्रू डिस्टेंस तो नहीं है. तो अब जो करेक्शन हम अप्लाई करेंगे और ट्रू डिस्टेंस जो है हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी. दैट इज़ वेरी इजी. RF ऑफ रॉन्ग स्केल हमारे पास कितना है वो 1/20 है क्योंकि 1 इज
क्या है हमारे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर। सो इसका मतलब 1/20 जो है दैट इज आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल। आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल हमारे पास 1/40 है। मेजर्ड लेंथ हमारे पास 468 मीटर है। सो हम जानते हैं कि करेक्ट लेंथ की जो फॉर्मूला होती है दैट इज आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। सो 1/20 अपॉन 1/40 मल्टीप्लाइड बाय 468, दिस विल गिव यू 936 मीटर। 936 मीटर इज द ट्रू लेंथ। ठीक है, ये हमारी ट्रू डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट्स। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है व्हीकल डैमेज फैक्टर। तो व्हीकल डैमेज फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, व्हीकल डैमेज फैक्टर जो है वो हमारे किस काम आता है, तो डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है ना, तो डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में व्हीकल डैमेज फैक्टर हम यूज़ करते हैं। पैसेंजर कार यूनिट जो है वो आपका हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ रोडवे। कैपेसिटी ऑफ रोडवे के साथ मैच होगा। परसेप्शन रिएक्शन टाइम जो है वो हमें पता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के साथ में मैच होगा। परसेप्शन रिएक्शन टाइम हम किस में कंसिडर करते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करने में, एसएसडी। और कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो जो है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो मैच होगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ सबग्रेड सॉइल। स्टेबिलिटी ऑफ सबग्रेड सॉइल, बहुत इजी क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो व्हीकल डैमेज फैक्टर है वो हम डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज़ करते हैं, रिजिड पेमेंट में नहीं करते हैं। और जो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो है वो आपका स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल सबग्रेड में यूज़ होता है। दैट इज इट। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सॉइल मैकेनिक्स अगेन। इन द context of shear strength of soil, which of the following statements are correct? ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, द अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज अ स्पेशल केस ऑफ द अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड ट्राइक्शल टेस्ट, यूयू टेस्ट। तो कह रहा है जो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है वो एक स्पेशल केस होता है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, दैट्स अ यूयू ट्राइक्शल टेस्ट, दैट्स ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये ट्रू हो गया आपका। The shear strength parameters obtained from the consolidated drained CD traction testers should be used to analyze rapid construction in clay. Should be used to analyze rapid construction in clay. This is not true. This is a incorrect statement. Incorrect statement हो जाएगी ये। जो shear strength parameters होते हैं obtained from the CD traction test, ठीक है ना, वो आपके एनालाइज किस में ये कह रहा है कि वो आपके यूज होने चाहिए टू एनालाइज द रैपिड कंस्ट्रक्शन क्ले। नो, दिस इज नॉट ट्रू। वेन shear टेस्ट इज commonly used for determining in situ undrained strength of saturated clay soil. This is a true statement. In an unconsolidated undrained triaxial test, UU test, the angle of internal friction phi is equal to 0. This is also true. UU टेस्ट में जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई होता है वो आपका 0 के बराबर होता है। ठीक है, सो दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए बी एंड डी, सॉरी ए सी एंड डी आपकी करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट बी जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। द ड्रैग फोर्स ऑन ए स्फीयर ड्यू टू ए फ्लूइड फ्लोइंग पास्ट द स्फीयर इज अ फंक्शन ऑफ विस्कोसिटी म्यू, मास डेंसिटी रो, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो v, and the diameter of the sphere d. Pick the relevant one or more non-dimensional parameters pertaining to the above process from the following list. बेसिकली यहाँ पे हमें पता है कि ड्रैग फोर्स जो है वो इन चीज़ों का, इन पैरामीटर्स का बना होता है। तो अब हमने यहाँ पे डायमेंशनलेस नंबर या डायमेंशनलेस पैरामीटर जो है इन्हीं चीज़ों से जो है वो यहाँ पे बताना होगा कि कौन सा बनेगा। बेसिकली ये इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है। सो विदाउट कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा इनकी लंबी कैलकुलेशन है। ठीक है, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए एंड सी है। ठीक है, ए एंड सी, ये दो आपके नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स यहाँ पे बनते हैं। एफ डी दैट इज द ड्रैग फोर्स अपॉन रो वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, एक तो ये बनेगा आपका डायमेंशनलेस पैरामीटर, और आपका रो वी डी अपॉन म्यू जो है, क्योंकि ये आपका क्या होता है रो वी डी अपॉन म्यू, अगर आपको पता होगा दिस इज द रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे, ए एंड सी जो है इसका आंसर है, ये दोनों आपके नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स हो जाएंगे। तो ऐसे आप इनको जो है वो याद रख सकते हो। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन।
The figure shows a network diagram for the construction project. The activities A, B, C, D, E, and F are represented by the arrows and their durations are in the figure. The total float available for the activity E in days is equal to. एक्टिविटी ई के लिए हमने यहाँ पे टोटल फ्लोट कैलकुलेट करना होगा, ये वाली एक्टिविटी. तो एक्टिविटी ई जो है दैट इज़ 4 फ्रॉम 4 to 5. इसके लिए टोटल फ्लोट कैलकुलेट करना होगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें पता है कि फॉरवर्ड पास मेथड से पहले जो है यहाँ पे एक्टिविटी टाइम्स जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे 0 आएगा, देन इट इज़ 3. अब यहाँ पे हमें देखना होगा ज़्यादा कहाँ से आएगा. 3 + 5 इज़ 8 एंड 5 + 2 इज़ 7. सो इसी रास्ते से जो है हमारा निकल के आएगा, दैट विल बी 8. वी विल टेक द 8. 8 + 4 हमारा कितना हो जाएगा, 12. सो ये आएगा 8 + 4 इज़ 12. ठीक है. सो नाउ मूविंग फ्रॉम द बैकवर्ड पास अगेन 12. तो लेकिन अगर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, 0, 3, 8 यहाँ पे हमने बेसिकली गलत किया था, क्योंकि यहाँ से अगर हम आएंगे इस वाले रास्ते से तो 5 + 8 विल बी 13. ठीक है. तो मैक्सिमम वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, तो 13 जो है वो हमें यहाँ से मिलेगा. ठीक है ना, इस रूट से हमें 13 मिलता है. सो हमें यही पाथ जो है वो कंसिडर करनी होगी, क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ है, तो दिस विल बी द क्रिटिकल पाथ. नाउ मूविंग बैकवर्ड. जब हम बैकवर्ड मूव करेंगे तो अब यहाँ पे जो टाइम आएगा दैट विल बी 9. तो अभी हमें मिल चुका है, ठीक है, इन दोनों इवेंट्स का 4 and 5 का हमें लेटेस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम्स, लेटेस्ट फिनिश एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम्स जो हमें मिल चुके हैं. अब हमें डायरेक्टली क्या करना होगा, इस एक्टिविटी ई के लिए जो है हमें यहाँ पे फॉर दिस एक्टिविटी ई वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल फ्लोट. ठीक है, टोटल फ्लोट हमें कैलकुलेट करना है. तो हमें पता है कि टोटल फ्लोट जो होता है दैट इज सो टोटल फ्लोट हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, या तो हम लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट करते हैं या लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश कर सकते हैं. ठीक है ना, लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट या लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्लीस्ट फिनिश. तो दोनों केसेस में यहाँ पे अगर मैं 9 - 8 करता हूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा. ठीक है ना, इट विल गिव मी 1. और दूसरे तरीके से मैं कर सकता हूँ 13 - 8. 13 - 8 जो कि मेरे पास 5 आ जाएगा, माइनस एक्टिविटी ड्यूरेशन जो कि 4 है, एंड दैट विल अगेन आल्सो इक्वल टू 1. ठीक है. सो इसका मतलब है जो टोटल फ्लोट यहाँ पे निकल के आता है एक्टिविटी ई का दैट इज़ 1. ठीक है. So now moving to the another question. The peak of the flood
Hydrograph due to a 3 hour duration storm in a catchment is 180 meter cube per second. The total rainfall depth is 6.6 centimeter. It can be assumed that the average infiltration loss is 0.2 centimeter per hour. There are no other losses. The base flow is constant at a value of 30 meter cube per second. The peak value of the 3 hour unit hydrograph for this catchment in meter cube per second is, तो पीक वैल्यू हमें बताना है ऑफ द 3 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर दिस कैचमेंट, ठीक है, बेसिकली डिस्चार्ज. सो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है पीक ऑफ द 3 hour यूनिट हाइड्रोग्राफ इज गिवन बाय पीक डिस्चार्ज माइनस बेस फ्लो अपॉन आर माइनस फाई टी. आर इज द रेनफॉल डेप्थ, ठीक है ना, आर जो है हमारा रेनफॉल डेप्थ है. तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे पीक डिस्चार्ज दैट इज 180 माइनस बेस फ्लो इज 30, 180 माइनस 30 अपॉन आर इज 6.6 माइनस फाइव जो है हमारे पास 0.2 है, मल्टीप्लाइड बाई टी, ठीक है, जो कि हमारे पास 3 है. सो यहाँ पे फाइनली जो आंसर मिल जाएगा 150 अपॉन 6 दैट इज 25 मीटर क्यूब पर सेकंड. इजी क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला पुट में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. नाउ अनदर, on a 2-lane highway a horizontal curve of radius 300 meter is provided. The design speed is 80 km per hour. If the longest wheelbase of the vehicle expected on this highway is 7 meter, then the extra widening required in meter is. एक्स्ट्रा वाइडनिंग यहाँ पे कैलकुलेट करनी है. हमें पता है कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग. मैकेनिकल वाइडनिंग है ड्यू टू ऑफ ट्रैकिंग जो कि एनएल स्क्वायर बाई 2r होती है, एनएल स्क्वायर बाई 2r, दिस इज मैकेनिकल वाइडनिंग. साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो है दैट इज v अपॉन 9.5 रूट आर, ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है. एन जो है नंबर ऑफ लेन्स 2 है, रेडियस आपका गिवन है 300 मीटर, डिज़ाइन स्पीड आपके पास गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर है. सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना. 2 इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 300 प्लस 80 अपॉन 9.5 रूट 300 इज द रेडियस, ठीक है. यहाँ पे आपको अब मीटर में चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में ही रखना पड़ता है. यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा मैकेनिकल वाइडनिंग की, दैट इज़ सॉरी एक्स्ट्रा वाइडनिंग की, दैट विल बी 0.65 मीटर, 0.65 मीटर. इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड. And the question is, if the forebearing of the lines AB and BC are 60 degree and 120 degree respectively, then the interior angle ABC in degrees is. इंटीरियर एंगल ABC यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा. तो हमें पता है कि हमारे पास गिवन क्या है, फोर बेयरिंग ऑफ द लाइन AB, ठीक है, जो कि हमारे पास 60 डिग्री है, और फोर बेयरिंग ऑफ लाइन BC है 122 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री 120 डिग्री. नाउ अगर हम बैक बेयरिंग ऑफ AB कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी फोर बेयरिंग प्लस 180 डिग्री. सो 60 प्लस 180 दैट विल बी 240 डिग्री. इंटीरियर एंगल ABC क्या हो जाएगा, बैक बेयरिंग ऑफ AB माइनस फोर बेयरिंग ऑफ BC, क्योंकि इंटीरियर एंगल हमारा किसके बराबर होता है, फोर बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, सॉरी बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन. सो वही हमने यहाँ पे किया है. पहले बैक बेयरिंग ऑफ AB यहाँ पे कैलकुलेट की है, जो कि हमारे पास 240 डिग्री निकल के आई. तो उसके बाद हमने इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना है, बैक बेयरिंग ऑफ AB माइनस फोर बेयरिंग ऑफ BC, जो कि हमारे पास हो जाएगा 240 माइनस 122 डिग्री. सो द फाइनल आंसर विल बी 118 डिग्री, ठीक है. इजी क्वेश्चन है, 118 डिग्री. यहाँ पे हमने 180 प्लस किया, ठीक है ना, क्योंकि फोर बेयरिंग जो थी हमारे पास वो लेस थी 180 से, ठीक है, दैट वाज 60, तो इसलिए हमने प्लस 180 किया. अदरवाइज अगर फोर बेयरिंग ग्रेटर होती तो हम यहाँ पे माइनस 180 करते हैं. नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम RCC. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एज पर द IS 456 2000 प्रोविजंस फॉर द 2-way स्लैब्स with continuous edges, the longitudinal steel reinforcement to be provided in the edge strip is based on. एज स्ट्रिप जो है हमारा ये होता है, ठीक है ना, दिस इज एज स्ट्रिप. तो एज पर IS 456 अगर हम देखेंगे एज स्ट्रिप में ये यहाँ पे जो स्लैब दी गई है दैट इज़ विद द कंटिन्यूस एजेस. और एज स्ट्रिप में जो हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो होती है हमारे पास द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्टील फॉर स्लैब्स. सो वो होती है एज पर द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्टील फॉर स्लैब्स, जो कि हमारा कितना होता है, हमें पता है कि 0.15%
ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर Fe250, ठीक है ना, एंड 0.12% फॉर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर द HYSD बार्स, ठीक है ना, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स के लिए वो 0.12% होती है, और लोअर ग्रेड के लिए 0.15%। दिस इज द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन केस ऑफ स्लैब्स इन एज स्ट्रिप। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलो स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट टेस्ट स्पेसिमेन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन इट्स शेप एंड साइज। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट स्पेसिमेन जो है वो उसके शेप और साइज के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करती है। जितना उस एज द साइज ऑफ द क्यूब डिक्रीजेस, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतनी इंक्रीज होती है, ठीक है। आयर ड्राइड एंड सैचुरेटेड, अनदर स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, आयर ड्राइड एंड सैचुरेटेड टेस्ट स्पेसिमेन शो द सेम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट। No, this is not the true statement. This is actually the false statement. Curing conditions such as temperature and relative humidity can influence the compressive strength of concrete. Yes, true है। Compressive strength depends on the water to binder ratio used in the concrete mixture, यानी वाटर सीमेंट रेशो पे डिपेंड करती है, बेसिकली ऑब्वियसली डिपेंड करती है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ए, सी एंड डी जो है वो करेक्ट है। द ओनली स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट, फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, the results of a consolidated drain triaxial test on a normally consolidated clay are shown in the figure. The angle of internal friction is। तो यहाँ पे हम आपके पास गिवन है सिग्मा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 50 है, मेजर जो है वो 100 है, ठीक है, किलो पास्कल में गिवन है। तो यहाँ पे इस मोहर सर्कल से आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई। तो फाई की वैल्यू जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो अभी हमारे कुछ ही क्वेश्चन इसमें बचते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही मैं इस वीडियो को एंड कर देता हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में जो है कुछ और फ्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी कुछ ही क्वेश्चन इसमें बचे हैं, तो वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू।